हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ 4 डायरी के पन्ने पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है एन फ्रैंक ने। एन फ्रैंक ये एक लड़की है जो 13-14 साल की लड़की थी, छोटी। और उसने अपनी डायरी जो लिखी थी, वो डायरी विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली डायरी है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा बेची जाती है और विश्व की सबसे प्रसिद्ध डायरी मानी जाती है। तो हमारे पास जो पाठ है उसमें उसी की डायरी के कुछ पन्ने यहाँ पर दिए हुए हैं, जो उसके जीवन की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। आइए इस पाठ को हम यहाँ शुरू करते हैं। डायरी में हमने आज का जो पन्ना हम पढ़ रहे हैं वो है बुधवार 8 जुलाई 1942। वो इस डायरी के पन्नों को अपनी सहेली किटी को पत्र के रूप में लिख कर देती है। तो देखते हैं वो क्या लिखती है किटी को। प्यारी किटी, सबसे पहले वो यहाँ ऐसा बताती है कि ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हो, मतलब रविवार के बाद का दिन बहुत लंबे और बड़े हो गए हैं। और फिर भी बोलती है कि पूरी दुनिया पूरी तरह से मेरी उलट पुलट होने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। मतलब यहाँ वो किसी न किसी परेशानी और मुसीबत को बताने की कोशिश कर रही है। वो बोलती है कि मैं यहाँ जो भी बातें तुम्हें बोलूँगी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी, मतलब तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं तुम्हें उन्हें शुरू से सारी बातों को बताती हूँ। बताती है कि रविवार के दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे हुए थे, हेलो आ चुका था। वो हेलो के बारे में बात करती है, जो कि उसके परिवार ये का कोई सदस्य होगा या उसका मित्र होगा। लेकिन वो दोबारा फिर से आने वाला था, मतलब वो जब गया था तो दोबारा आने के लिए गया था। सॉरी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, तो वो सोचती है कि बालकनी में उस समय धूप में आराम कर रही होती है, दोपहर का समय होता है, तो धूप में आराम करती है बालकनी में, तो उसका ध्यान घंटी की तरफ नहीं जाता है। लेकिन कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट उसको नज़र आती है। मार्गोट उसकी बड़ी बहन है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस भी मिल चुका था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। अब एएस क्या है? ये यहूदी लड़की थी, जो एन फ्रैंक थी वो यहूदी लड़की थी। तो वहाँ उस समय उनके देश में यहूदी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था दूसरे कम्युनिटी के द्वारा, दूसरे समाज के द्वारा। तो एएस जो था वो एक तरह का ऐसा ही यातना देने वाला, यहूदी लोगों को यातना देने वाला एक केंद्र था। तो एएस के द्वारा उनको बुलाने का नोटिस मिल चुका था उनके पापा को। इस बात से वो गुस्सा थी मार्गोट। फुसफुसाती है और माँ मिस्टर वानदान को देखने गई थी, क्योंकि मिस्टर वानदान जो है उनके पिता के बहुत अच्छे मित्र है। तो व्यक्ति अपनी परेशानी में अपने मित्रों से ही सलाह लेने जाता है। वो बिल्कुल परेशान हो गई, अवाक रह गई, कुछ भी नहीं बोल पाई। बुलावे का क्या मतलब? बुलावा मतलब कि जबरदस्ती बुलाना किसी को। तो बुलावे का सुनते ही उसके सामने वो सारे दृश्य आ गए कि उस केंद्र में क्या क्या होता है। उस केंद्र में यात्रा शिविर के नज़ारे, वहाँ की छोटी छोटी कोठरियाँ, ये सब उसके आंखों के सामने आता है और बड़ी दुखी हो जाती है। लेकिन वो बोलती है कि मैं अपने पापा को मैं इस तरह से नियति के भरोसे, मतलब किस्मत के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते, हरगिज़ नहीं छोड़ सकते। मार्गोट ने उस वक्त उसे कहा कि जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी, माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते। मतलब उन्होंने पहले से ही योजना बना ली थी कि वो किसी और जगह पर जाकर छुप जाएंगे। वानदान परिवार भी उनके साथ ही जाने वाला था। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग थे। तो यहाँ पर एन, उसकी सिस्टर मार्गोट, उसके माता पिता मिस्टर वानदान, मिसेस वानदान और उनका बेटा, ये 7 लोग अलग जगह पर छुपने जाने वाले थे। हम आगे की ही बात नहीं कर पाए थे और यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हैं, मतलब हमें और चिंता होने लगी थी कि अगर किसी को पता चल गया किसी यहूदी को वो अस्पताल में देखने गए हैं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दरवाज़ा मत खोलो। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी तो मार्गोट आकर बोलती, दरवाज़ा मत खोलो, रुको पहले। लेकिन मुझे पता था इसी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि उसने बालकनी से पहले ही देख लिया था खिड़की से कि मिस्टर वानदान उसकी माँ बात कर रहे हैं नीचे हेलो से। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे और मार्गोट को उचक कर देखना पड़ता है कि क्या पापा आ गए हैं, नीचे कौन आया है। हमने किसी को भीतर आने नहीं दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि मानदान से माँ अकेले में बात करना चाहती थी। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे थे तब उसने मुझे बताया, मार्गोट ने एन को बताया कि ये बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था, मार्गोट के लिए था। ये बड़े सदमे की बात थी, बिल्कुल चीख देती वो इस चिंता में और बोलती सिर्फ 16 साल की लड़की, जो उसकी दीदी थी मार्गोट, वो सिर्फ 16 साल की थी। मतलब उसको हम कैसे इस तरह के मतलब अत्याचारी क्रूर लोगों के भरोसे छोड़ सकते और कैसे हम उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। ये सब बातें भी सोचते कि नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते और हम लोग यहाँ से छुपने चले जाएंगे। अज्ञातवास। अब उनको कहीं छुपने जाना था, उसको वो बोलती है अज्ञातवास, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाने वाले हैं, हम कहाँ जाकर छुपने वाले हैं। शहर में किसी के घर में,
किसी परछत्ती पर या कहाँ, मुझे पता नहीं, और कब जाएंगे कैसे जाएंगे ये भी उसका पता नहीं होता है। और जब ये सवाल मन में उठते हैं लेकिन वो किसी से पूछ नहीं पाती है। अब मार्गोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरना शुरू कर दी, और मैंने सबसे पहले अपने थैले में ये डायरी ठूसी, और उसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूल की किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में डालना शुरू कर दी। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी आतंकित, मतलब कि परेशान थी, कि मैंने थैले में अजीब अजीब चीज़ें डालना शुरू करी। अब उसको ये था कि मुझे कपड़ों से ज़्यादा स्मृतियों पर विश्वास था, इसलिए उसने डायरी को सबसे पहले उसमें डाला था। मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया, तब उन्होंने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन करा कि वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वान दान चले गए थे ताकि मीएब को लिवा सके, मीएब को लेने गए थे वे। मीएब जो आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर से आएंगे। वे अपने साथ में जूते, ड्रेस, जॉकेट, अंडरवियर, स्टॉकिंग से भरा पूरा थैला, जो एक व्यक्ति को जरूरी सामान लगता है रहने के लिए, वो सारा सामान लेकर आई थी। और उसके बाद में फ्लैट में सन्नाटा छा गया, जिस फ्लैट में एन रहती है। हमने किसी से भी किसी की भी खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी हम में से। मौसम अभी बहुत ज़्यादा गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए बहुत ही अजनबी लग रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कब हम यहाँ से चले जाए, कब हमें इस जगह को छोड़ना है। हमने ऊपर वाला हमारा जो कमरा है, एक बड़ा सा कमरा, वो 30 बरस के एक विदुर व्यक्ति जो कि मिस्टर गोल्ड स्मिथ थे, उनको किराए पे दे रखा था। विदुर मतलब वो होता है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो। तय था कि उसको शाम को कोई काम धंधा नहीं था, बड़ी परेशान थी एन उससे, और वो चाहते थे कि वो अपने कमरे में चले जाए, लेकिन वो बारात को 10 बजे तक वहीं पर घूमते रहे। फिर 11 बजे मीएब और जॉन गीज रात 11 बजे आए। मीएब 1933 से उसके पापा की कंपनी में उनके साथ काम कर रही है, और उनके पापा के करीबी दोस्तों में वो शामिल होती है। इसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। और फिर एक बार फिर से जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवेयर, किताबें मीएब के गहरे बैग में फिर से भरी गई, और जैसे भरती गई वो। अब वो बुरी तरह से थक गई थी। थकने के बाद वो सो गई थी। बड़ा सोना उसके लिए बेचैनी का काम था, लेकिन फिर भी उसको बिस्तर पर सोते से आंख लग गई। उसे पता था कि ये रात उसकी उस बिस्तर पर, उसके बेडरूम में आखिरी रात है, लेकिन फिर भी वो घोड़े बेचकर सो जाती, बड़े आराम से सो जाती है। और अगली सुबह 5:30 बजे उसकी बहन मार्गोट के जगाने पर ही उसकी नींद खुलती है। किस्मत से रविवार की सुबह की तरह गर्म नहीं थी। आज थोड़ा ठंडा मौसम था। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो रात को हमको फ्रिज में गुजारनी हो, क्योंकि उन्हें क्या था कि वो सामान को बैग में भरकर नहीं ले जा सकते थे। उन्हें सारा सामान इस तरह से ले जाना था जैसे वो शहर में घूम ही रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, इसलिए बैग नहीं ले जा सकते थे। उन्हें अधिक से अधिक सामान अपने शरीर पर रखा और बाकी छोटे छोटे बैग्स में सामान को रखा, जिससे किसी को पता ना चले कि वो अपनी जगह को बदल रहे हैं। तो उसने 2 बनियाने, 3 पैंटें, एक ड्रेस, उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़े स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक केप, एक स्कार्फ, और इन सब के अलावा बहुत कुछ पहन रखा था। लेकिन इन सबको पहनने से उसका दम घुटने लगा था कि किसी को चिंता नहीं थी कि पूछे बेटा एन तुम घबरा तो नहीं रही हो। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली थी। वो अपनी साइकिल लेने चली गई थी, और फिर मीएब के साथ वो निगरानी में अज्ञात जगह पर चली जाती है। मीएब जिसके पिता की मित्र है, उसके साथ उसकी बहन साइकिल लेके उस अज्ञातवास पर छुपने के लिए चली जाती है। क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं चला था हम कहाँ जाने वाले। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे के दरवाजे को बंद किया, और एक बार फिर से हमने जिसे गुड बाय उसको करना था, वो उसको उसके बिल्ली को करना था। वो अपने बिल्ली को गुड बाय करके जाने लगती है। वही अब हमारी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तर, मेज, बिखरा नाश्ता का सामान, सब कुछ उनके पड़ोसी ही संभालने वाले थे। हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर सब आ गए थे, लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने वाली कोई दिलचस्पी नहीं थी कि हम कुछ अच्छा देख कर जाते, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं था। अब इस तरह से वहाँ से वो निकलते हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुँचना चाहते हैं। इसके आगे की जो बातें हैं वो सारी वो कल बताएगी, इसलिए उसने नीचे लिखा है बाकी कल। इसके आगे हम जो अगला पन्ना पढ़ने वाले हैं डायरी का, वो है गुरुवार का दिन 9 जुलाई 1942। वो फिर लिखती है, प्यारी किटी। तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए थे। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले थे, शॉपिंग बैग्स थे जो अल्लम गल्लम चीज़ों से ऊपर से नीचे तक ठूस ठूस के भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी ही बेचारगी की निगाहों से देख रहे थे। करें हम इसकी मदद तो करें, लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे सीने पर चमकता हुआ पीला सितारा, वो पीला सितारा उनको उनकी पहचान को करा रहा था, जिससे लोग चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। हम गली में पहुंच गए थे, तब पापा मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी सामान, फर्नीचर, कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते थे, और ये हमने तय कर लिया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण ये योजना हमको 10 दिन आगे खिसकानी पड़ी। इसका मतलब यही था कि अब हम कम तैयार किए हुए कमरों में गुजारा करना पड़ेगा, मतलब हमें खुद जाकर आगे सारी तैयारी करना पड़ेगी।
छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में थी। इसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल था कि वो इमारत अंदर से कितनी एक तरह से भूल भुलैया जैसी थी। कहाँ क्या है वहाँ पर वो कोई नहीं समझ सकता था। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेंट, मीएप, 23 बरस के टाइपिस्ट जिसका नाम बेस बोक्यूल था, और उन सबको आने के बारे में खबर पहले से दे दी गई थी। हमने पहले देखा पीला सितारा। पीला सितारे का मतलब यहाँ दिया है कि हिटलर के शासन में यहूदियों को विवश कर दिया गया था कि वे अपनी पहचान के लिए पीला सितारा पहने, जिससे कि लोग उनकी मदद ना कर सकें, उनसे मेलजोल ना बना सकें। अब उनको खबर कर दी गई थी। मिस्टर वोकुस्कल बेब के पिता और 2 सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था इमारत के बारे में। थोड़ा सा वो उसको बताना चाहती है एन किटी को। वो बताती है कि तल मंजिल पर बना एक बड़ा सा गोदाम है, काम करने की जगह है, वहाँ पे भंडार का सामान भरा होता है और वहाँ अलग अलग जगहें बनी हुई है और उसमें पिसाई का काम होता है। वहाँ पिसाई किस चीज़ की होती है? लौंग, इलायची और काली मिर्ची की पिसाई होती है। यहाँ आप देखिए आपके सामने एक पूरी इमारत बनी हुई है। इस प्रकार से उनके पापा का ऑफिस था। ये देखो तल मंजिल है, ये प्रथम मंजिल है, द्वितीय मंजिल है, और ऊपर एक अलग से ऊपर छत पर भी कमरा बना हुआ है। देखते हैं इस इमारत में अंदर क्या क्या है। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ मतलब बिल्कुल पास में लगा हुआ एक और बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है, उससे ऑफिस में जा सकते हैं। ऑफिस दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ खुलते हैं एक और दरवाजा है। उस दरवाजे के पीछे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर एक दरवाजा आएगा जिस पर आर पार नहीं दिखने वाले कांच की खिड़की लगी है और उस खिड़की में बड़े अक्षरों में लिखा है कार्यालय। अब यही आगे वाला यानी कि बड़ा फ्रंट ऑफिस, शुरू का मेन ऑफिस यही था और बहुत बड़ा और हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा था। दिन में यहाँ पर बेप, मीएप, मिस्टर क्लीमेंट काम करते थे। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़े और स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है। इसी गलियारे को पार करके एक छोटा सा दम घुंटू अंधेरा कमरा मतलब जहाँ कोई खिड़की विड़की नहीं है उस कमरा है। ये बैक ऑफिस है, इसको पिछले वाला ऑफिस कहते हैं। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वॉन दान बैठा रहते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी बहुत ज़्यादा पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए ही, जिसके अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से वो आसानी से नहीं खुलता है। लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं खुलता है। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर जब आगे जाओगे तो 4 सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगे। ये इस इमारत का सबसे खूबसूरत कमरा है। इस कमरे में महोगनी के लकड़ी के बने हुए फर्नीचर है, लियोनिन का फर्श बना हुआ है, कालीन बिछा हुआ है, एक रेडियो है और एक बहुत ही सुंदर सा लैंप लगा हुआ है जिस कमरे की सुंदरता को और बढ़ा देता है। सब कुछ हाई क्वालिटी मतलब उत्तम दर्जे का यहाँ पर मिलता है। साथ ही में यहाँ पर एक पाखाना है। पाखाना मतलब होता है टॉयलेट। ये पहली मंजिल का नक्शा है जिसे सीढ़ी के नीचे वाले गलियारे से एक दूसरा रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियाँ खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह आती है जिसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाएं तरफ का दरवाजा मसाले रखने के स्टोर में जाता है। अटारी मतलब कि छत वहाँ पर जाता है। घर के सामने की तरफ एक परंपरागत डच डिजाइन की सीढ़ी है। घुमावदार सी गोल गोल वाली सीढ़ियाँ हैं। वो इतनी गोल गोल है कि उसको चढ़ने से एड़ियों में मोच आ जाती है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाएं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ एक गुप्त एनेक्सी की तरफ खुलता है जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप पीछे भी कुछ कमरे हो सकते हैं। इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे होंगे किसी को सोच भी नहीं सकता कोई। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर चले जाते हैं और आपके सामने ही कई सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चली जाती है। बाएं तरफ एक तंग सा गलियारा आता है, सकड़ा सा गलियारा आता है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाजा है वो छोटे कमरे का है। ये परिवार की 2 जवान लड़कियों का बेडरूम है मतलब कि मार्गोट और एनी का बेडरूम है। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसल खाना है। गुसल खाना मतलब कि होता है बाथरूम, और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा वहाँ पर है जिसमें कि वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ जाने के लिए दूसरा दरवाजा बना हुआ है और मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ भी उस दरवाजे से हम जा सकते हैं। यदि आप और सीढ़ियाँ चढ़कर बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप नहर के किनारे बने हुए सुंदर से पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला हवादार कमरा मिलेगा। मतलब छत पर एक बड़ा कमरा और बना हुआ है। आप देख के हैरान हो जाएंगे इतने बड़े कमरे को। इसमें एक गैस का चूल्हा है, एक सिंक है। ये मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला के काम में आता था। ये मिस्टर और मिसेज वॉन दान का बेडरूम रसोईघर होगा। इसके कॉमन कमरे डाइनिंग रूम और हम सब की स्टडी के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा कमरा पीटर वॉन दान के लिए बेडरूम का काम करेगा और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसी अटारी और मियानी भी यहाँ पर बनी हुई है। ये रहा हमारा नया गरीब खाना। यहाँ पर इस दिन की डायरी के पन्ने को यहाँ पर एन ख़त्म करती है और आगे की बातें वो अगली डायरी के पन्ने में लिखेगी जो कि शुक्रवार 10 जुलाई 1942 है। इसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।